जुड़ जाए टू प्रोड्यूस वन सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन। ओके, समझ में आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोला जाएगा? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस विल कंबाइन टू फॉर्म वन सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सोथर्मिक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एक्सोथर्मिक? हीट रिलीज कर, एनर्जी रिलीज कर, प्रोसेस हीट विल बी रिलीज्ड आउट, हाँ रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अगर कहीं पे हीट रिलीज आउट हो रही है एज अ प्रोडक्ट, रिलीज आउट मतलब एज अ प्रोडक्ट वो रिलीज आउट हो रही है, जिसके कारण की सिस्टम गर्म हो जाए, तो उस तरह की प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोलेंगे हम लोग। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस बोला, 100% नहीं बोला, कुछ एक्सेप्शनल केस है इसके। जितने भी सिंथेसिस रिएक्शन होते हैं, हर एक सिंथेसिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन का, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो फैट सिंथेसिस हो, कोई भी सिंथेसिस क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, लिखिए डेफिनेशन लिखे। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, when two or more substances will combine to form one product, it is mostly exothermic in nature. मतलब heat is released out, heat is released out. All synthesis reaction, photosynthesis, protein synthesis, etc. are considered to be a combination reaction. तो जितने भी सिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, जो भी हो, सब के सब क्या कंसीडर किए जाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंसीडर किए जाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन तरह के। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, वाटर की फॉर्मेशन। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, HCl की फॉर्मेशन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, अमोनिया की फॉर्मेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में थोड़ा ये अलग केस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ना होकर के 1। यस, अमोनिया NH4 तो नहीं, वो अमोनिया। हाँ बोलो। पर लेकिन हाइड्रोजन में 2 कैसे आता है अगर ऑक्सीजन से बना? वो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ से। अब इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, NO2 की फॉर्मेशन। तो ये जो रिएक्शन है, ये जितने भी सब जगह पे क्या देख रहे हो कि एलिमेंट इज कंबाइनिंग विद अनदर एलिमेंट, है ना? जितने भी एग्जांपल देख रहे हो सब में यही हो रहा है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको बोला जाएगा एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। आपको याद है मैंने एक चीज समझाया था कि नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूल होती है N2, उसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये याद है? यस सर, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब जहां पे भी नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा, वहां पे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यस सर, देनी पड़ेगी ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का जहां पे भी रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन का जहां पे भी रिएक्शन होगा, जैसे ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में पहले नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो दो एग्जांपल हैं, ये दोनों एक्सोथर्मिक नहीं है, ये दोनों क्या है? एंडोथर्मिक। रीजन समझ में आया क्यों एंडोथर्मिक है?
क्योंकि नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण वहां पे आपको बाहर से एनर्जी दोगे तभी दोनों नाइट्रोजन अलग होगा, तभी जाके वहां पे बॉन्डिंग बनेगी। ओके, इससे ज्यादा एनर्जी आपको यहां देनी पड़ेगी। क्यों? ना, एक तो नाइट्रोजन में डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, उसमें भी आएंगे, वो एग्जांपल भी करेंगे। तो ये हो गया एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं जहां पे एक कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर, जैसे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम बोलते हैं। कार्बन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। When carbon monoxide will combine with oxygen, it will produce CO2 gas. CO2 gas. Sulfur dioxide, when combines with oxygen, it will produce sulfur trioxide. CO plus 2H2 gives rise to CH3OH. इसका नाम होता है मिथेनॉल। इस सब्सटेंस का नाम है मिथेनॉल। इथेनॉल, मिथेनॉल। तो ये जो एग्जांपल यहाँ पे है, तीनों एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो? कंपाउंड इज रिएक्टिंग विद एलिमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कंपाउंड प्लस कंपाउंड, जहां पे दो कंपाउंड आपस में, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और ये एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस प्लस, बहुत ही हाई अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, स्लेक्ड लैम्प की जो प्रोसेस फॉर्मेशन होती है। CaO प्लस CO2 के साथ जब कंबाइन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल है NH3 प्लस HCl, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है NH4Cl। इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ये जहां पे रिएक्शन होगा वो वेसल बिकम्स बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, हाईली एंडोथर्मिक। ये तीनों रिएक्शन जिसमें मैंने स्टार मार्क्स लगाया है, तीनों के तीनों रिएक्शन जो स्टार मार्क वाले हैं, सबके सब एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन है। हाँ, जैसे वैसा भी ठंडा लगता है, किसको? वो भी तो ठंडा होगा, वो ठंडा होगा तभी तो वैसा से एनर्जी लेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल जहां पे कि तीन तीन कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये तीन तीन सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, और ये तीनों सब्सटेंस आपस में कंबाइन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल, CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम बाय कार्बोनेट, या इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर CO2 गैस। अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही हो तो पता कैसे करेंगे? पता करने का तरीका क्या होगा? तो पता करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन। स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन, स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन जो है ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम पहले ध्यान से समझो, मैं अभी कुछ अलग ही चीज बताऊंगा, सुनो ध्यान से। ये कलरलेस सॉल्यूशन, इस कलरलेस सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें तो ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O। यहां पे बनेगा CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 जो है ये व्हाइट कलर का सॉलिड है, मतलब ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जब ये प्रेसिपिटेट बनाएगा तो निश्चित है कि पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। ओके, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, तो जब पानी में सॉल्युबल नहीं होगा तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? मिल्की व्हाइट अपीयरेंस आएगी वहां पे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात सबको? अब ये जो मिल्की व्हाइट अपीयरेंस है, मान लो कि अगर इसी सॉल्यूशन में आप एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कराओ, एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास्ड थ्रू, ध्यान से समझिए, लिखिएगा बाद में,
अगर हम इसी सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कराएं तो क्या? तो ऐसी कंडीशन देखो, ऑलरेडी यहाँ पे CO2 गैस आपने पास कराया, CaCO3 बन गया, मतलब ये कलरलेस सॉल्यूशन ऑलरेडी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, जिससे आपने ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। लेकिन आपने क्या किया, उसमें एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कर दिया। एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास करने से क्या होगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो ऑलरेडी बन चुका। जो सॉल्यूशन ऑलरेडी क्या है, मिल्की व्हाइट मिल्की है, वाइट। और इसमें आपने एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास किया है, ये वाला जो एक्सेस ऑफ CO2 गैस। तो अब क्या होगा, ये तीनों कैल्शियम सब्सटेंस हाइड्रोजन आपस में कार्बोनेट। कंबाइन करके बन जाएंगे CaHCO3 होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन। अभी बताया था ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कैल्शियम सॉल्युबल। बाइकार्बोनेट, यस सर। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कलर जो है ये कलरलेस होता है। इसका मतलब फिर से वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, कलरलेस। ले चुप हो जाओ, सुनो पहले ध्यान से सुनो मेरी बात। इसका एक एग्जांपल सुनो। मान लो कि हमें ये पता करना है कि एक्सहेल्ड गैस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हमने क्या किया, एक लाइम वाटर सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन बना लिया, इसको लाइम वाटर सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर सॉल्यूशन। लाइम वाटर सॉल्यूशन बना लिया। अब इस लाइम वाटर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक्सहेल्ड गैस को पास किया। एक्सहेल्ड गैस को पास करने से वो मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या किया, मजे मजे में थोड़ी देर तक और पास करते रहे। तो अब क्या होगा, ये सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बन चुका था और आपने एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कर दिया। फिर क्या होगा, अब वही सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और वो फिर से क्या हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन डीकंपोजिशन, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसका मतलब समझिए, हमने क्या बताया था अभी कॉम्बिनेशन में कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे एक प्रोडक्ट, उसको हमने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन बोला। ये उसका उल्टा कर, जब एक सब्सटेंस को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म करें, जस्ट उसका उल्टा, ये क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन। ठीक है, अब जैसे ये है एक सब्सटेंस, इसको तोड़े, हमने तोड़ करके दो सब्सटेंस बना या दो से ज्यादा सब्सटेंस, ये क्या हो गया, डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा, व्हेन वन सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस। लिखिए डेफिनेशन, लिखें, व्हेन वन सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन, when one substance is broken down to produce two or more new substances, अच्छा देखो, ब्रोकन डाउन का मतलब क्या होगा, तोड़ा जाएगा, है ना। तोड़ा जाएगा का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को अगर तोड़ना है तो आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो एनर्जी प्रोवाइड करोगे बाहर से तभी तो टूटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डीकंपोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। बिल्कुल सही, डीकंपोजिशन रिएक्शन सारी ना आर एंडोथर्मिक इन नेचर 99.999%, एक एक्सेप्शन, क्या और वो है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। जैसे जैसे हाँ, सैप्रोफाइटिक वाला जो प्रोसेस, क्यों एंडोथर्मिक करता हूं तो वहां पे जैसे कोई मैन्योर होता है ना, मैन्योर में अगर आप हाथ डालो तो वो आपको गर्म फील, क्यों, वो सिर्फ एकमात्र रिएक्शन है जहां पे कि एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन है, बट वो एक्सोथर्मिक होता है, एकमात्र एग्जाम्पल। बाकी जितने भी हैं सबके सब क्या होंगे, एंडोथर्मिक। ओके, कौन सा एग्जाम्पल समझ में आया, मैन्योर की जो फॉर्मेशन होती है सिर्फ वही क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ओके, तो एंडोथर्मिक इन प्रोसेस, एंडोथर्मिक का मतलब हुआ कि इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो एनर्जी प्रोवाइडेड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो उस तरह की डिकम्पोजिशन का नाम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, पायरोलाइसिस। और दूसरा नाम इसका पायरोलाइसिस। पायरो मतलब हीट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, हीट के कारण ब्रेकडाउन। कहीं से भी, कहीं कुछ जर्मन से होता है, कहीं ग्रीक से होता है, कहीं से भी जो अच्छा लगता है ना। बहुत सारा है, बहुत सारा नाम हिंदी से भी है, बताओ मैं जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगर एनर्जी प्रोवाइडेड होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिटिक। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेकडाउन। और अगर लाइट के कारण ब्रेकडाउन होती है फोटोलिसिस। तो बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, ठीक है। तो तीनों को हम लोग अभी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं इसमें 5 रिएक्शन बताने वाला हूं थर्मल डिकम्पोजिशन, और हर एक स्कूल के पेपर में, चाहे वो कोई भी स्कूल, इसी 5 से क्वेश्चन। सबसे पहला रिएक्शन है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। जब हम जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब दिखाओगे कैसे, एरो के ऊपर ट्रायंगल, ठीक है, ये तरीका होता है। तो एरो के ऊपर ट्रायंगल बनाते हैं, इसका मतलब है हीट इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे सब्सटेंस बनेगा ZnO और साथ में CO2 गैस। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और CO2 गैसियस फॉर्म। सेकेंड रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3, जब हम इसको गर्म करेंगे प्रोड्यूस होगा CaO और साथ में CO2 गैस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए एनर्जी मतलब हीट प्रोवाइड। डिकम्पोजिशन है ना, हीट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड रिएक्शन, सर कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या है सर? कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट होता है, मिल्की व्हाइट था ना वो, तो मिल्की व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही, क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल नहीं बनता, नहीं होता, इसलिए जो है वो मिल्की व्हाइट दिख रहा था। तो ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसका किसका फॉर्मूला होता है पता है? कैल्शियम कार्बोनेट 3 सब्सटेंस का फॉर्मूला होता है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। एक तो होता है मार्बल, दूसरा होता है चॉक पाउडर, तीसरा होता है अंडे के ऊपर वाली जो कवरिंग होती है। ये तीनों का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता सर मार्बल इतना हार्ड और चौड़ा है। लेयर पे डिपेंड करेगा ना कितना लेयर है। चलिए ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग KClO3। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इस पोटेशियम क्लोरेट को जब आप गर्म करोगे तो यहाँ पे बनेगा KCl और साथ में O2। सॉलिड KCl और O2 ये सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है, ये गैस है ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट का ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन का खासकर यूज किया जाता है। दिस इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस। अगर आपको केमिस्ट्री लैब में तुरंत ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करके कहीं पे यूज करना, और आपके पास उस वक्त ऑक्सीजन गैस नहीं है, तो आप क्या करो, पोटेशियम क्लोरेट नॉर्मली हर केमिस्ट्री लैब में होता है, आप उसको गर्म करो, वहां पे जो गैस प्रोड्यूस होगा दैट गैस विल बी ऑक्सीजन गैस, और हाई अमाउंट। बैलेंस करो जरा, बैलेंस करो पोटेशियम क्लोरेट ये वाली रिएक्शन। कर लिया सर। कर लिया? हाँ सर।
बताओ क्या हुआ यहाँ पे? 2 केस 2 केस here 3 देखो कितने हाई अमाउंट में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस, 3 अमाउंट। तो इसलिए जो है इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द केमिस्ट्री। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग आते हैं, रिएक्शन नंबर, ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो उसके लिए ये भी तो चाहिए। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सब्सटेंस इज लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। ये व्हाइट कलर का पाउडर है, और ऐसे तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन। यहां से क्वेश्चन हर पेपर में आता है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो यहां से प्रोड्यूस होगा लेड ऑक्साइड, येलो कलर का सॉलिड, येलो कलर का पाउडर होगा ये, प्लस NO2 रेडिश प्लस ब्राउन। O2। NO2 जो है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, आपके एनसीईआरटी में इसको लिखा है ब्राउन फ्यूम्स। ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ऐसे जो मैं 5 रिएक्शन बता रहा हूं, पांचों से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आए लेड नाइट्रेट वाले। बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को भी। सब्सटेंस है जिसका नाम है, जिसका फार्मूला है FeSO4.7H। इसको हम लोग जो नाम बोलते हैं इसका, दैट इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये इसका पूरा नाम। फेरस सल्फेट FeSO4, हेप्टा मींस 7, हाइड्रेट मींस पानी, ठीक है। इसके साथ 7 मॉलिक्यूल पानी का अटैच, सुन लो पहले एकदम ध्यान से सुन लो, काम ले। 7 मॉलिक्यूल पानी का अटैच, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी को अपने साथ में अटैच कर देता है। और ये जो अटैचमेंट होती है ये एक फिजिकल अटैचमेंट होती है। मतलब क्या? फिजिकल प्रेजेंस में वहां पे होती है। मींस क्या कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। किसके किसके बीच में? इसके और इसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। अगर केमिकल रिएक्शन होता तो वो मिलकर के एक कंपाउंड बनाता। ये एक कंपाउंड नहीं है, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, लेकिन दोनों चूंकि एक साथ में प्रेजेंट है, फिजिकल प्रेजेंस में है, इसीलिए हम इसको एक अलग नाम देते हैं, और इसका नाम होता है, इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका नाम क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा नाम क्यों पड़ा वो भी सुनिए। ये जो सब्सटेंस है ना FeSO4 का एक्चुअल कलर व्हाइट होता है, ओके। FeSO4 का एक्चुअल कलर क्या होता है? व्हाइट। और वैसी कंडीशन में वो व्हाइट पाउडर होता है। एकदम ध्यान से सुनते जाइए एक पॉइंट को। FeSO4 का एक्चुअल कलर व्हाइट है और वो व्हाइट पाउडर होता है, लेकिन जब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो उस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कारण उसका कलर हो जाता है ब्लू, लाइट ग्रीन क्रिस्टल। ये लाइट ग्रीन तरह के क्रिस्टल के फॉर्म में कर, पहले क्या था? ये व्हाइट कलर का पाउडर था। 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हो जाने से क्या हो गया? वो लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल बन, क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है इस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कारण। इसीलिए इस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपका एक प्रॉपर टॉपिक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेट मी कम। अलग अलग कंपाउंड के लिए ये अलग अलग होता है। इसके लिए तो 7 है, कॉपर सल्फेट के लिए इट बिकम्स 5, ओके। सोडियम कार्बोनेट के लिए इट बिकम्स 10। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये अलग अलग होता है। इसके लिए 7 है। अगर आप इसको गर्म कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि वाटर की जो मॉलिक्यूल है, ये वाटर की मॉलिक्यूल वहां से इवापोरेट कर जाएगी इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। और जब गैसियस फॉर्म में वाटर की मॉलिक्यूल इवापोरेट हो गई तो ये जो सब्सटेंस है फेरस सल्फेट, ये बन गया व्हाइट कलर का पाउडर बन गया। ये क्रिस्टलाइजेशन उसकी जो थी, दैट वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसी को आपने इवापोरेट कर दिया तो क्या हुआ? उसकी क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब वो किस फॉर्म में आ गया? अपने एक्चुअल फॉर्म में आ गया, व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में। इसको अगर आप फिर से 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच कर दोगे फिर से ये इसमें कन्वर्ट,
आपने क्या पढ़ा, कोई भी केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, पढ़ा? सर केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। ये जो रिएक्शन है देखो तो क्या रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल सबसे पहले ये बताओ क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नो सर नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप वाटर को इवापोरेट कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो। तो दिस इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ओके, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। पानी इवापोरेट कर दिया, पानी इवापोरेट करने के बाद उसका कलर क्या हो गया, व्हाइट। अब जब हम इसको फिर फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे अब क्या होगा कि अब ये जो सब्सटेंस है FeSO4 जो व्हाइट कलर का पाउडर है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो अब यहाँ पे सब्सटेंस बनेगा फेरिक Fe2O3 ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, ये बने। और ये व्हाइट कलर के पाउडर से ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर के सॉलिड में। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी जो है बहुत ही गंदी स्मेल आती है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉटन एग लाइक स्मेल, या फिर आप इसको बोल सकते हो बर्निंग सल्फर स्मेल, या फिर आप इसको बोल सकते हो पंजेंट स्मेल। बहुत सल्फर ही ऑर्डर खराब स्मेल आती है। ये एक्टिविटी आपके स्कूल में करवाई भी जाएगी। तो जब ये एक्टिविटी करवाई जाएगी तो टेस्ट ट्यूब का माउथ कभी भी आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसकी तरफ होनी चाहिए जिससे लड़ाई हुई। यहाँ पे एक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये एक सब्सटेंस है FeSO4.7H2। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। FeSO4 इज फेरस सल्फेट, हेप्टा मतलब हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रेट का मतलब वाटर। जैसे डिहाइड्रेट होता है तो डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी की जो रिमूवल हो जाती है उसको डिहाइड्रेट बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी खत्म हो गया। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, ORS का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यही होता है ना ORS। तो रिहाइड्रेशन का मतलब क्या, फिर से पानी दिया गया उसकी बॉडी में, है ना। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, पानी निकल गया बॉडी से। यहाँ पे देखो क्या लिखा, हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। फेरस सल्फेट के साथ 7 मॉलिक्यूल पानी का अटैच्ड है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब ये जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है, ये बीच में एक सिंबल लगा हुआ है डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस वहां पे फिजिकल प्रेजेंस में होती है। फिजिकल प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, समझो फिजिकल प्रेजेंस का मतलब क्या होता है। जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, अब इस कपड़े को अगर हम पानी में डाल दे तो ये पानी को अपने अंदर सोख कर लेगा। तो क्या पानी का इस कपड़े के साथ रिएक्शन हो गया, नहीं हुआ ना। तो पानी इसके साथ जो है क्या वो रिएक्शन में है या फिजिकल प्रेजेंस हो गई, वही होता है फिजिकल प्रेजेंस। जहां पे दो सब्सटेंस एक साथ तो हैं बट आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। ओके, आप इसको इवापोरेट कर दो तो पानी अलग है ना, लेकिन आपको इसको फिर से गीला करना है तो फिर से पानी आ जाएगा इसके साथ। इस तरह के सब्सटेंस जिसमें बीच में डॉट लगा हो उसका मतलब वही होता है, दैट इज द फिजिकल प्रेजेंस, जहां पे भी बीच में डॉट लगाओ। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल, इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड क्रिस्टल, जिसका की कलर होता है क्या, जिसका कलर होता है लाइट ग्रीन, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसको जब आप गर्म करोगे, हीट करोगे,
तो इसमें से 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ये इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हुआ, इवापोरेट हो गया। लेकिन एक बात याद रखो, ये इवापोरेट तो हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे, क्या आप इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो क्या? इवापोरेशन केमिकल प्रोसेस है कि फिजिकल प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। तो जब इवापोरेशन फिजिकल प्रोसेस है तो सबसे पहली बात कि दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है ही नहीं। तो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, इसमें लिखो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो इसका जो कलर है लाइट ग्रीन कलर, वो इसके 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कारण ही था। अब इसका कलर हो जाएगा व्हाइट, ये व्हाइट कलर का पाउडर हो गया, और 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो थे वो इवापोरेट हो गए। अब इसको अगर फिर से पानी ऐड कर दो ना, तो फिर से ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो पहले तो पानी इवापोरेट हुआ, अब क्या होगा, अब इस FeSO4 जो कि ऑलरेडी व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है, इसको जब आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो अब ये कन्वर्ट होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में, इस दोनों में कन्वर्ट हुआ। ये बन गया रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी की स्मेल बहुत गंदी होती है, रॉटन एग लाइक स्मेल। इसको हम लोग सफोकेटिंग स्मेल भी बोलते हैं, सफोकेटिंग स्मेल भी बोलते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, रॉटन एग लाइक स्मेल बोलो, सफोकेटिंग स्मेल बोलो, और क्या बर्निंग सल्फर स्मेल भी बोलते हैं इसको हम लोग, बर्निंग सल्फर स्मेल भी बोलते हैं। इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, नो स्मेल। SO3 की स्मेल नहीं होती। तो आपको याद रखना है, SO2 की स्मेल तो गंदी होती है, लेकिन SO3 की स्मेल नहीं होती। ये हम एक बीकर ले लेंगे और इस बीकर में हम डाल देंगे पानी। कौन सा पानी, कौन सा पानी, मिनरल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें हम डाल देंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन इसके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये समस्या है इसके साथ, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेक डाउन करना है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या, कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर? इसमें हम ऐड कर देंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। किसका, H2SO4 का तुम नाम बताओ बच्चा, नाम बताओ H2SO4 का नाम क्या होगा, देख के बताएगी। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से ये क्या बन गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया।
अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब जाके इलेक्ट्रोलिसिस होगी। यहाँ पे बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस किसका कराना है? इलेक्ट्रोलिसिस किसका कराना है? कौन से सब्सटेंस का? वाटर का हम करवा रहे हैं। तो वाटर ही तो लेना पड़ेगा। तो वाटर का गुड कंडक्टर कैसे होगा? तो जो वाटर, कौन सा वाटर गुड कंडक्टर है? मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर लोगे तो वहां पे वाटर के के साथ साथ मिनरल भी तो है। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर मिनरल है तो वहां पे मिनरल भी आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस सब्सटेंस का कराना है, मिनरल का थोड़ी ना कराना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे वाटर का कराएंगे, मिनरल का करवाएंगे तो फिर मिनरल आ जाएगा ना, तो हमारा तो रिजल्ट फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 जब मिलाए तो ये बन गया, नाउ वाटर बिकम्स गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर बनने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोड का मतलब, इलेक्ट्रोड का मतलब टर्मिनल। जिस टर्मिनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोड। और वो टर्मिनल जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है बैटरी के, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं उसको? एनोड, जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और वो टर्मिनल जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। अब इस दोनों टर्मिनल के ऊपर, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर पानी से भरा हुआ इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दो। ठीक है। थोड़ा सा नीचे से गैप रखना है सो दैट कि बबल्स वहां से बाहर निकल सके। ठीक है। नीचे से थोड़ा सा गैस, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से हल्का सा ओपन रखना है। और यहाँ पे हमने डाल दिया वाटर फिल्ड इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। ये और ये दोनों है वाटर फिल्ड इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। अब जैसे आपको इसने आपने इसमें डाल दिया वाटर फील्ड इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, अब आप क्या करोगे? इसकी स्विच को ऑन करोगे। ये बड़ी वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगी, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। बीच में यहां पे लगा दिया हमने स्विच की। तो जैसे ही आपने इसकी स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रोलिसिस करवा किसकी रहे हैं हम लोग? यहाँ पे वाटर की करवा रहे हैं। तो वाटर की ब्रेकडाउन होनी शुरू होगी। वाटर की जब ब्रेकडाउन होनी शुरू होगी इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा? यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होकर के कन्वर्ट होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है। अब इसको जरा बैलेंस करो तो 2H2O 2H2O2, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म। अच्छा, अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है? कि हाइड्रोजन पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये जो है नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कौन सी इलेक्ट्रोड पे जमा होगा? पॉजिटिव पे कि नेगेटिव पे? नेगेटिव पे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। इसका मतलब हाइड्रोजन विल बी कलेक्टेड एट कैथोड। और ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज है बच्चों? तो ये कहां कलेक्ट होगा? इट विल बी कलेक्टेड एट एनोड। कलेक्टेड एट एनोड। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, क्या दोनों का अमाउंट जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अमाउंट को जरा ध्यान दो। क्या अमाउंट दोनों का सेम होगा?
नहीं होगा? पक्का? आप देखो हाइड्रोजन का अमाउंट देखो और ऑक्सीजन का अमाउंट देखो, क्या ये रेशियो 2:1 के रेशियो में दिख रहा है आपको? दिख रहा है? जब वाटर की ब्रेकडाउन होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, देखिए ये 2:1 के रेशियो में कलेक्ट हो रहा है। मतलब किसका अमाउंट ट्वाइस? हाइड्रोजन कहां पे कलेक्ट हो रहा है? कैथोड पे। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हुए, ऑक्सीजन गैस के बबल्स कहां प्रोड्यूस हुए? एनोड पे प्रोड्यूस हुए। ऊपर बबल्स है तो ऊपर जाएंगे, गैस है तो ऊपर जाएंगे, तो क्या करेगा? पानी को नीचे डिस्प्लेस करेगा। इसको बोलते हैं लोअर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? लोअर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। गैस की अपर डिस्प्लेसमेंट, गैस की मूवमेंट किधर? अपर, और वाटर की मूवमेंट किधर? लोअर। तो पानी नीचे की ओर गया और गैस ऊपर की ओर गया, तो यहां पे कलेक्ट हो गया ऊपर। गैस ऊपर गया तो हाइड्रोजन गैस यहां कलेक्ट हुआ और यहां पे ऑक्सीजन गैस यहां पे कलेक्ट हुआ। बताओ क्या दोनों का अमाउंट सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? किसका अमाउंट ट्वाइस होगा? हाइड्रोजन का ट्वाइस होगा। क्यों ट्वाइस होगा? रीजन? क्योंकि उसकी जो वहां पे प्रोडक्शन हुई है वो वहां पे 2:1 के रेशियो में हुई है। ठीक है? हमें यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। अगर वाटर के साथ कोई भी इंप्यूरिटी होगा वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको प्योर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। आपको चाहिए, जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको प्योर सब्सटेंस चाहिए, इसलिए आप कोई इंप्यूरिटी वहां नहीं ले सकते। ठीक है? क्लियर? चलो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके नीचे ये लिख लिया, उसमें लिखो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड is in the ratio of 2:1. 2:1, बस इतना ही है इसका आंसर। अगर आप ऐसे भी लिखते हो नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो 2:1 है, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस में, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3। नेक्स्ट हेडिंग डालें Al2O3, इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड रिएक्शन Al2O3। अभी मैंने इसका नाम बताया था आप लोगों को, इसका नाम होता है बॉक्साइट। दिस इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओर का मतलब समझते हो? ओर का मतलब क्या होता है? ओर का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन ओर। जमीन के नीचे से निकाला। मिनरल समझते हो? मिनरल, मिनरल का ही एक फॉर्म होता है ओर, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो Al2O3 बॉक्साइट है। इसमें से हमें क्या करना होता है? एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है। आपको पता ही है कि एल्युमिनियम हमारे कितना काम का मेटल है ना? जितने बर्तन बनते हैं हर बर्तन में एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। तो इतना एल्युमिनियम जो चाहिए वो मिलेगा कहां से? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, मेटल की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री है, मेटल की, जिंक की इंडस्ट्री है। देखते हो हिंदुस्तान जिंक कितनी बड़ी कंपनी है, टाटा स्टील कितनी बड़ी कंपनी है, पता है आप लोगों को? इतनी बड़ी बड़ी कंपनी एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है ना? तो अब वो मेटलर्जी इतना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। एक इंडस्ट्री में, मतलब एक कंपनी में जो है वो कितनी सारी इंडस्ट्री एंटर कर जाएगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री ये है। तो Al2O3 ये एक और है एल्युमिनियम का।
इससे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट आउट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Al2O3 को हम लेकर के आएंगे मॉल्टन फॉर्म। क्या करेंगे? Al2O3 को हम लेकर के आएंगे किस फॉर्म में? मॉल्टन फॉर्म। एक्वस नहीं, एक्वस नहीं, क्योंकि अगर एक्वस फॉर्म में लाया तो एक्वस का मतलब क्या होता है? डिजॉल्व इन वाटर। तो वहां पे इसके साथ साथ वाटर की भी क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, तो आपको वहां पे एल्युमिनियम भी एक ही जगह पे मिलेगा और हाइड्रोजन भी एक ही जगह पे मिलेगा। क्या प्रॉब्लम होगी अभी मैं समझाता हूं। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वहां पे एल्युमिनियम और साथ में ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। एल्युमिनियम जो है बीइंग मेटल, मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इट विल बी डिपॉजिटेड एट, बिल्कुल डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे आपको मिल गया एल्युमिनियम। ठीक है, अब आप जरा याद करो, वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस, अगर मान लो सपोज करो कि ये मॉल्टन फॉर्म ना होकर के हमने एक्वस फॉर्म ले लिया होता अगर, तो क्या होता? हाइड्रोजन भी इसी जगह पे आ जाता, तो क्या आपको एल्युमिनियम मिलता? एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलता फिर, क्योंकि वो दोनों एक साथ रिएक्ट कर जाता ना। एल्युमिनियम और हाइड्रोजन एक ही जगह पे आ रहा है, वो दोनों एक साथ रिएक्ट कर जाए, फिर तो आपको एल्युमिनियम मिलता ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको एक्वस फॉर्म ना लेकर के इसको हम लेते हैं मॉल्टन फॉर्म। एक और इस तरह का एग्जांपल समझो, बहुत कॉमन, NaCl। NaCl तो सब लोग जानते हो। NaCl का नाम जानते हो कोई? NaCl का नाम क्या है? अरे वो तो साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, कॉमन। दिस इज कॉमन सॉल्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। इसको आपको पहले मॉल्टन फॉर्म में लाना हो। अगर मान लीजिए इससे आपको सोडियम निकालना हो, यहां से सोडियम निकालना हो, सोडियम भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे सोडियम का यूज किया जाता है, हम लोग यूज करते हैं। अब जब सोडियम में से अगर आपको सोडियम को अलग करना हो, ये तो आपके पास प्लेंटी में अवेलेबल है रॉक सॉल्ट, बहुत सारे अमाउंट में। इसको पहले क्या करना पड़ेगा? मॉल्टन फॉर्म में लाना पड़ेगा। मॉल्टन फॉर्म में ला करके इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वहां पे प्रोड्यूस होगा Na और Cl2। बताओ, Na मेटल है, कहां डिपॉजिट होगा बताओ? कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, मिल गया आपको सोडियम कैथोड पे, एल्युमिनियम कैथोड पे। ये सब जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है ना, इसका यूज किया जाता है। दिस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल, हायर रिएक्टिव मेटल, हायर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ओर। इसका क्या मतलब है हायर रिएक्टिव मेटल का? हायर रिएक्टिव मेटल में ये मेथड यूज करते हैं हम लोग। रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, सबसे ऊपर में पहला बताओ पोटासियम, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट जिंक। ऊपर के 5 एलिमेंट, ऊपर के 5, इसको हम लोग बोलते हैं हायर रिएक्टिव मेटल। इस सब्सटेंस की जब एक्सट्रैक्शन करनी होती है फ्रॉम इट्स ओर, कौन कौन से सब्सटेंस की? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसकी जब हमें एक्सट्रैक्शन करनी होती है तो एक ही मेथड है, और वो मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। उसकी जो भी सॉल्ट हमें मिलती है, जो भी ओर मिलता है, उसको मॉल्टन करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, हमें कैथोड पे मिल जाता है वो मेटल। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हायर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ओर।
क्लियर बच्चों है? AgCl, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। जब इस पे लाइट इंसिडेंट होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर है, ये व्हाइट कलर का पाउडर है, जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Ag और Cl2, Ag एंड Cl2 में। तो ये व्हाइट सिल्वर की फॉर्मेशन होने के कारण इसका कलर हो जाएगा सिल्वर ग्रे, इसका कलर सिल्वर ग्रे हो जाए, ठीक है, Ag की फॉर्मेशन होने के कारण। ये देखो सिल्वर क्लोराइड, इस पे जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सिल्वर ग्रे में, सिल्वर मेटल का कलर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा सब्सटेंस है AgBr, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड लाइट येलो कलर का पाउडर होता है, लाइट येलो। इस पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस Br2 गैस में, ये भी सिल्वर ग्रे में कन्वर्ट हो गया। इस दोनों सब्सटेंस का एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था पहले। इट वॉज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, पहले यूज किया जाता था। आजकल इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अब हम लोग रील वाला कैमरा यूज नहीं करते, पहले वो यूज करते थे तो उसमें यूज होता था। आजकल जो है इसका यूज किया जाता है इन फोटो क्रोमैटिक। कहां बाहर कहां जा रहा है? यहीं पे खड़े रहो, बाहर मत जाओ, फोटो गर्मी बहुत है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास, फोटोक्रोमेटिक ग्लास देखा आप लोगों ने? धूप में जाओ काला हो जाएगा, धूप में जाने पे वो काला हो जाता है। या फिर गाड़ी के शीशे भी आजकल बनाए जाते हैं, जो व्हीकल्स हैं उसके शीशे भी ऐसे बनाए जाते हैं, धूप में खड़ी रहेगी गाड़ी ना तो डार्क कलर का हो जाएगा। अब डार्क कलर का क्यों हो जाएगा बताओ? देखो यहां पे लाइट आई, उसके अंदर जो लेयर होता है ना, लेयर के अंदर ये सब्सटेंस होता है या ये सब्सटेंस होता है, लाइट इंसिडेंट हुआ, सिल्वर ग्रे में कन्वर्ट हो गया। सिल्वर ग्रे होने के कारण उसका कलर डार्क हो गया। अब जैसे ही वो लाइट से हटा, अंधेरे में आया, तो क्या होगा? फिर से ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, फिर से इसमें कन्वर्ट हो गया, पहले की तरह लाइट हो जाएगा, व्हाइट पाउडर वो बन गया वहां पे, या फिर लाइट येलो कलर का पाउडर बन गया वहां पे। ठीक है, समझ में आया? एक और रिएक्शन होता है, एक और फोटोलाइसिस का, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इस पे लाइट इंसिडेंट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। इस पे जब लाइट इंसिडेंट होगा तो ये बनेगा H2O और साथ में O2। इस सब्सटेंस का स्पेसिफिक यूज होता है मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में। खासकर वहां पे जहां पे कट्स वगैरह लग जाते हैं, डीप कट, और वहां पे जो है कट्स को अंदर से क्लीन करना है, या फिर ऐसी कोई जगह है जहां पे अंदर से उसको क्लीन करना है, वहां पे कॉटन को लेके जाना पॉसिबल नहीं है, तो वैसी कंडीशन में हम वहां पे H2O2 डाल देते हैं। तो H2O2 में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के कारण, ये गैस है तो बबल्स प्रोड्यूस होने के कारण अंदर से जो भी गंदगी वगैरह वो बाहर आ जाती है, और वाटर की प्रोडक्शन होने के कारण वो खराब भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसका मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, खासकर उस तरह की कट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। ये तीनों रिएक्शन, ये तीनों सब्सटेंस जो देखो आप, इस तीनों सब्सटेंस को ध्यान से देखो, क्या ये तीनों सब्सटेंस लाइट से ब्रेक डाउन हो रहे हैं? इसलिए इस तीनों को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ, इसको स्टोर कैसे करेंगे? जब ये लाइट से ब्रेक डाउन होगा तो स्टोर कैसे करेंगे? दे आर स्टोर्ड इन
dark colored bottle away from sunlight. ठीक है, they are stored in dark colored bottle away from sunlight. क्यों करेंगे स्टोर अवे फ्रॉम सनलाइट? बताओ, रीजन बताओ। हाँ, ताकि वो सब्सटेंस खराब ना हो, ठीक है, इसलिए उसको दे आर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल अवे फ्रॉम सनलाइट टू प्रिवेंट फोटोलिसिस, तो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया बच्चों कंप्लीट।